800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है। देश के अंदर हो क्या रहा है, पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई। इस देश की अदालतों का वक्त एक खास सवाल का जवाब ढूंढने में इन दिनों खर्च हो रहा है। सवाल ये कि एक धर्म के आंगन में किसी और धर्म की निशानियां हैं या नहीं। कुछ एक महीनों में अदालतों में इस आशय की याचिकाएं आती हैं और फिर इनकी सुनवाई के लिए जब स्वीकृति होती है तब नोटिस जारी होता है और रास्ता खुलता है सर्वे का। वैसा ही सर्वे जैसा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ, मथुरा और संभल की शाही जामा मस्जिद में हुआ और इसके बाद हुआ विवाद। इस कड़ी में ताज़ा उदाहरण है राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह का। 27 नवंबर को अजमेर की जिला न्यायालय ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे संकट मोचक महादेव का मंदिर है। क्या है ये मामला, याचिकाकर्ताओं के तर्क क्या हैं, दरगाह का असल इतिहास क्या है, इतिहासकारों के बीच इस पर मतभेद कैसे हैं, इन सवालों के जवाब आज के ललन टॉप शो में खोजेंगे। इसके बाद रुख करेंगे यूपी के संभल का, हिंसा के बाद की परिस्थितियां जानेंगे, कौन से ऑडियो सामने आ रहे हैं और दिन की सुर्खियां जिसमें खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की यूपी डीजीपी को लगाई गई फटकार। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ 131 किलोमीटर दूर मौजूद अजमेर जिले में एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की इस दरगाह को आमतौर पर अजमेर शरीफ दरगाह के तौर पर जानते हैं। इस दरगाह की अब तक की ज्ञात कहानी क्या है, इस पर आगे बात करेंगे। अभी जानते हैं कि किन वजहों से ये फिर से चर्चा में है। तारीख 27 नवंबर 2024 इस दिन अजमेर की जिला अदालत एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। दायर किया था हिंदू सेना के चीफ विष्णु गुप्ता ने। दलील, काशी और मथुरा की तरह मशहूर अजमेर शरीफ की दरगाह की जगह प्राचीन कालीन संकट मोचक शिव मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण हुआ। मांग, इस दरगाह का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए ताकि सत्य बाहर आ सके। याचिका की सुनवाई कर रहे जज मनमोहन चंदेल ने 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया। ये पक्षकार कौन है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातात्विक सर्वे यानी ASI और अजमेर दरगाह कमेटी। इन पार्टियों को 20 दिसंबर के पहले जवाब अदालत में दाखिल करना होगा कि दरगाह के पुरातात्विक सर्वेक्षण पर उनकी क्या राय है। फिर इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। पर ऐसे क्या तर्क दिए गए कि अदालत ने इस केस को सुनवाई के योग्य माना और नोटिस भी जारी कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक याचिकाकर्ता विष्णु ने अदालत में कहा कि साल 1910 में ब्रिटिश काल के जज हरबिलास शारदा ने इस जगह शिव मंदिर का दावा किया था। जज शारदा ने अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में लिखा था कि दरगाह के भीतरी हिस्सों में भगवान शिव की तस्वीर हुआ करती थी जिस पर प्रांगण में रहने वाले ब्राह्मण चंदन चढ़ाया करते थे। जज की किताब के हवाले से कहा गया कि यह इमारत एक ऊंची छत पर खड़ी थी जो मूल रूप से पहाड़ी की चट्टान के साथ बनाई गई थी। इसमें पश्चिमी तरफ सरस्वती मंदिर यानी शिक्षण का मंदिर और दक्षिण और पूर्व की तरफ प्रवेश द्वार थे। साल 1192 में अफगान हमलावर शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में अजमेर पर हमला किया गया था जिसमें इस मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद में बदलना शुरू किया गया, ये दावा है। अजमेर अदालत में विष्णु ने यह भी कहा कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। ये भी कहा कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तब भी हिंदू मंदिरों के अवशेष सरीखी चीज़ें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर यहाँ दरगाह का निर्माण हुआ। ये तर्क अदालत में दिए गए। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा कि लगभग 50 साल पहले तक इस दरगाह में एक पुजारी यहाँ मौजूद एक शिवलिंग की पूजा करते थे। बाद में उस शिवलिंग को तहखाने में रखवा दिया गया। इसके अलावा याचिकाकर्ता का तर्क, अजमेर की कुछ सड़कों के नाम जज हरबिलास शारदा के नाम पर है तो जज साहब के लिखे पर अमल किया जाना चाहिए और सर्वे होना चाहिए। मांग, अगर दरगाह कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं तो उन्हें कैंसिल किया जाए। दरगाह के ASI सर्वे के बाद वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिले। जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई,
और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। इस मुकदमे और अदालत की नोटिस पर दरगाह कमेटी की ओर से भी जवाब आया। उन्होंने कहा, याचिका लोकप्रियता बटोरने की सस्ती हरकत है। देखिए, मामला तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। सीपीसी के तहत सबको अधिकार है कि न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें कोई अगर उनका मामला है तो। और अजमेर दरगाह से रिलेटेड एक वाद जो हिंदू सेना ने अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, तो न्यायालय ने उसको उचित समझा और सुनवाई हेतु और उसको सुनवाई हेतु निहित करा है। और संबंधित जो पक्षकार उन्होंने बनाए हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। फिलहाल हम पार्टी नहीं है इसमें। दरगाह कमेटी जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, दरगाह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसको पार्टी बनाया है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है। और वकीलों से हमारी बात चल रही है और अगर उनकी एडवाइस आई तो हम प्रोसीडिंग में अगर शामिल होना है इसमें तो हम भी शामिल होंगे, और नहीं होना तो वेट एंड वॉच किया जाएगा। इस मुद्दे पर नेताओं के भी बयान आए। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे तो आप तो देश को एक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और ये ठीक नहीं है देश के लिए। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में? प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है? एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो? किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है। भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, सेंसिटिव मैटर है। अगर माननीय कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और केंद्र की तरफ उन्होंने आगे मूव किया, तो उस मैटर में हम लोग ना बोलें, सेंसिटिव टिप्पणियां ना करें। जब माननीय कोर्ट उसमें अपना आदेश कोई करता है तो ये जांच का विषय हो जाता है। और सेंसिटिव चीजों में हम लोग को बहुत कम बात करें और बचें ये सब चीजों में ना, क्योंकि जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोगों की टिप्पणी ना, वो जांच का विषय। वहां पर क्या है उसको पूरी तरह से जांच होगी और सारे तथ्य सामने आएंगे। ये तो तमाम पक्ष हो गए। अब जानते हैं इतिहास, और कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से। 12वीं सदी में फारसी अध्येता मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ईरान के शहर सिस्तान से भारत आए। उन्होंने शुरुआती तौर पर दिल्ली में पनाह ली। उस समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का राज चल रहा था। कुछ हफ्ते दिल्ली में गुजारने के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली से अजमेर गए। कहा जाता है कि अजमेर प्रवास के दौरान उनका राब्ता सूफी संत अब्दुल्ला अंसारी की किताबों और शिक्षा से हुआ और धीमे धीमे अजमेर के इलाके में उनकी पूछ बढ़ी, शिष्य बने। सूफी इस्लाम पर उनके उपदेशों की चर्चा होने लगी। बताया जाता है कि साल 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हुआ और इसके बाद उनके चाहने वाले भक्तों ने उस जगह एक कच्ची पक्की दरगाह बना दी, जहां बैठकर मोइनुद्दीन चिश्ती उपदेश दिया करते थे। साल 1530 में सत्ता में आने के बाद मुगल शासक हुमायूं ने पुरानी दरगाह की जगह नई दरगाह का निर्माण कराया। 1556 में जब हुमायूं का बेटा अकबर गद्दी पर बैठा तो उन्होंने हर साल इस दरगाह पर जाने की परंपरा शुरू की। साथ ही दरगाह को और विस्तार दिया। अकबर के बाद के मुगल शासकों द्वारा भी दरगाह के रेनोवेशन और विस्तार की खबरें सामने आई और तब से अब तक ये दरगाह सूफी इस्लाम का बड़ा केंद्र बना है। न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि और धर्मों के मतावलंबी भी यहाँ पूजा करने जाते हैं। इस दरगाह के इतिहास को और गहरे से जानने के लिए हमने जानकारों का रुख किया। 12वीं सेंचुरी में 12वीं सदी में मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान आए और ये इल्तुतमिश का पीरियड था, स्लेव डायनेस्टी जिसको कहते हैं, गुलाम वंश सल्तनत पीरियड है। और उस पीरियड में इल्तुतमिश ने ये दरगाह का निर्माण शुरू किया और अगले आने वाले कुछ सालों में मुगल साम्राज्य तक, शाहजहां तक इसमें निर्माण होते रहे। अलग अलग पार्ट इसके अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग राजाओं ने बनाए। उसमें बहुत से हिंदू राजा भी शामिल हैं, राजस्थान के, जयपुर के महाराजा से लेकर और बहुत सारे।
क्योंकि उसमें कोई धर्म कभी इस आड़े आया ही नहीं। क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो शख्सियत थी, जो व्यक्तित्व था, उसमें धर्मांधता नहीं थी, उसमें हिंदू और मुसलमान का फर्क करने की बात कभी नहीं है, कभी मिलती ही नहीं। इसीलिए अगर आज भी आप वहां जाएं तो जब लाइन लगी होती है, जो मैंने देखा है, मैं तो एक बार गया हूं, मैं कोई अजमेर शरीफ में का दरगाह का बिलीवर नहीं हूं, लेकिन हम गए एक इतिहासकार और इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते, और वहां जब हमने देखा तो लाइन में 80-90% जो लोग लगे थे वो हिंदू थे, हिंदू महिलाएं, हिंदू व्यक्ति और मुसलमान भी थे, लेकिन बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लोग थे, जिसका मतलब ये है कि इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो इसमें जो धर्म ढूंढने की कोशिश हो रही है वो एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। ये तो एक पक्ष का दावा है, इतिहासकारों ने एक तरह की दलीलें दी, लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग है जो इसके उलट दलीलें भी देता है। सुनिए प्रोफेसर मक्खन लाल को। अब आप अजमेर शरीफ को ही लीजिए, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब आए, किसके घोड़े पे चढ़ के आए, किसके हाथी पे चढ़, हम इसमें न जाएं। एक छोटी सी बात है कि क्या वहां कोई मंदिर था? हाँ, तारीख फरिश्ता के हिसाब से इलियट एंड डाउसन के 7 वॉल्यूम्स में सारे ओरिजिनल ट्रांसलेट किए हैं। एक भी इतिहासकार आज तक इलियट एंड डाउसन के ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया है। उनको अगर आप देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1192 में वहां पर गिराया जाता है। 3-4 साल बाद कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के ऑर्डर पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद तामीर कराई। ये तो फैक्ट है, एविडेंस है। अब जब तामीर कराई तो अब वो संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था प्लस मंदिर था, दोनों चीजें। पहले जितने भी हमारे मंदिर थे उनके साथ विद्यालय जुड़े हुए थे। तो पहली बात तो ये कि हाँ, मंदिर तोड़ा गया, उसके एविडेंस चीख करके बता रहे हैं कि हम ये हैं, क्योंकि अब उसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। आप चले जाइए अजमेर, देख लीजिए अपनी आंखों से। तो वो एक एविडेंस की बात हो गई। आज जिस हालत में है वो भी सामने दिखाई दे रहा है आपके। वो भी कोई नहीं कहेगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि इसको ऐसा बनाओ कि मंदिर जैसा लगे। एक सवाल और है, जब मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर का रुख किया उस वक्त क्या वहाँ किसी मंदिर के अवशेष थे या वहाँ मंदिर होने की इस थ्योरी में सत्यता कम है? सत्य क्या है, झूठ क्या है, इतिहासकारों से पूछते हैं। कुछ नहीं है, उस कोई अवशेष नहीं है। ये तो मतलब कोई इतिहास में कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता, कभी किसी ने कोई जिक्र आज तक नहीं सुना। प्रधानमंत्री हर साल वहां पर चादर भेजते हैं, पिछले प्रधानमंत्री भी भेजते रहे हैं, अंग्रेज भी भेजते रहे हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे वो भी सम्मान करते थे, और प्रधानमंत्री मोदी भी भेज रहे हैं चादर। तो अगर आप सम्मान करते हो और धर्म को आड़े नहीं लाते हो, तो फिर इस तरह के जो लोग हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आप चुप क्यों नहीं करते? एक किताब है हमारे पास यहाँ, ये हिंदू टेम्पल व्हाट हैपेंड टू देम, सीताराम गोयल जी की ये किताब छपी थी मेरे ख्याल से 92 में, 91 में। ही हैज स्कैन्ड मोर देन 3000, और इसका एक सब टाइटल है व्हाट हैपेंड टू देम, इस्लामिक एविडेंस। इस किताब में एक भी एविडेंस नॉन इस्लामिक नहीं लिया है उन्होंने। एविडेंस पे बात करेंगे, इसी किताब में तारीख फिरोज शाही का जिक्र है, और मैं आपको एविडेंस भी बता देता हूं, पेज नंबर। जैसे कितने जगह पे अजमेर का जिक्र है इस किताब में, ओरिजिनल देश, पेज नंबर 36, 39, 60, 149, 223, 231, 241, 258, 284, 408, यानी कुल मिला के 8-9 जगहों पर अजमेर में डिस्ट्रक्शन का जिक्र है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली खबर में बात संभल की। संभल पर अपडेट्स दें आपको, उसके पहले ये ऑडियो सुनिए। ऑडियो संभल जिले में हुई हिंसा का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स दूसरे युवक को सामान लेकर जामा मस्जिद के पास बुला रहा है। दूसरे युवक ने पूछा कहाँ आना है, तो पहले ने कहा जुबैर के घर के पास।
आज तक में प्रकाशित हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑडियो इस घटना में हिरासत में लिए गए एक आरोपी के फोन से बरामद किया गया। खबर में यही बताया गया कि इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनके नाम है आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी। इन तीनों लोगों के बयान के बाद 49 और लोगों की शिनाख्त की गई है। इन सभी लोगों ने आपसी बातचीत में लोगों को मस्जिद के पास जुटने के लिए कहा था। इन तमाम आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में पुलिस ने 27 नवंबर की शाम 100 लोगों के पोस्टर भी जारी किए। इनमें से ज्यादातर आरोपी हाथ में पत्थर लिए हैं और मुंह बांधे। पुलिस ने बताया कि अभी और वीडियो, सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच हो रही है। आगे और भी पोस्टर जारी किए जाएंगे, साथ ही सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। 28 नवंबर को शाही जामा मस्जिद की ओर से एक अपील भी की गई कि लोग यहां वापस आएं और फिर से अपनी अपनी दुकानें लगाना शुरू करें। मस्जिद में जुमे की नमाज होने का भी ऐलान हुआ। हालांकि साथ में यह भी कहा गया कि वहां पर ज्यादा भीड़ न लगाई जाए। इसके अलावा संभल हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सपा सांसद और घटना के नामजद आरोपी जिया उर रहमान बर्ग के घर के पास कुछ महिलाएं छतों से पुलिस पर पत्थर मारती नजर आ रही हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह का कहना है कि पत्थरबाजी में शामिल किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। सुनते हैं पुलिस अधिकारियों को जो नई डेवलपमेंट शेयर कर रहे हैं। ये संभल में स्थिति सामान्य है, बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहां पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है और इसमें जैसे जैसे आगे पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है। वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियोज और फोटोज जारी करके लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। इसके अलावा हमने मौके पर नजर बनाए पत्रकारों से भी बात की। सबसे पहले ड्रोन से पुलिस कर रही है सर्वे, देख रही है कि छतों पर कहां क्या है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। यहां पर देखिए पुलिस का ड्रोन ऊपर आपको हवा में दिखेगा और फिर पुलिस को पता लगा कि यहां छत पर कुछ ईंटें हैं, तो फौरन लोग जो यहां पे निगम के कर्मचारी हैं वो छत पे पहुंच गए। और ये देखिए, ये विजुअल आपको हम दिखाते हैं। यहां छत पे जो ईंटें रखी हुई हैं, ये हालांकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ईंटें हैं और ऐसा लग रहा है कि काफी समय से हैं जो ढक के रखी हुई थी। इन ईंटों को ऊपर से नीचे की तरफ देखिए भेजा जा रहा है। ये छत पर का क्या विजुअल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरीके से आगे अगर हम दूसरे छतों की ओर जाएं और देखें कि क्या कुछ है, तो किस तरीके से आप देखिए ऊपर जो यहाँ पर ईंटें हैं उनको उठा उठा कर नीचे डंपर में फेंका जा रहा है और उसके बाद डंपर जा रहा है। अब ये देखिए, ये ड्रोन आगे की तरफ जा रहा है और ड्रोन जब आगे की तरफ जा रहा है तो छतों पे अगर कहीं कुछ भी ऐसी चीज अगर नजर आ रही है जो कि अगर कभी हंगामा होता है तो ईंट और पत्थर फेंके तो उसको तुरंत अभी ही पहले ही उसको सीज कर लिया जाए। अब आप देखिए निगम की इस तरीके की गाड़ी, निगम के कई कर्मचारी लगातार काम पे हैं। पुलिस खुद सर्वे कर रही है और उसके बाद इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ईंटों को हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई, ये कवायद लगातार जारी है। दरअसल कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल जुमा भी है और साथ ही साथ कल जो जानकारी है उसके मुताबिक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो सकता है। इस मुद्दे पर आज भी राजनीति रही। संसद में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्ग फिर से मीडिया से मुखातिब हुए और इस पूरी हिंसा के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी 1 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर
जल्दबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला। और सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी इस घटना के साथ अजमेर शरीफ के मामले के लिए जजों को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। सपा के आरोपों पर भाजपा सांसद और सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब दिया। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। खबर में फिलहाल इतना ही। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी में बात झारखंड की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ। इसमें अकेले हेमंत सोरेन ने शपथ ली, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। इससे पहले शपथ ग्रहण की तस्वीरें सामने आई। हेमंत सोरेन अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन को हाथ पकड़कर मंच पर ले जा रहे थे। इसके अलावा मंच पर इंडिया ब्लॉक की 10 पार्टियों के 18 बड़े नेता मौजूद थे। प्रमुख नाम कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी शरद पवार गुट के शरद पवार, टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। देखिए शपथ ग्रहण की झलकियां। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अगली सुर्खी में हाल संसद का। और पहले बात लोकसभा की। आज कार्रवाई शुरू होने के साथ ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। फेहरिस्त में पहला नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का। कांग्रेस की महासचिव केरल की वायनाड सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और जीती और अब संसद पहुंची। सदन के अंदर प्रियंका गांधी हाथ में संविधान पकड़े नजर आई और उसी के साथ शपथ ली। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने उनका स्वागत किया। केरला श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रियंका के अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट से चुनकर आए कांग्रेस सांसद रविंद्र वसंतराव चौहान ने भी शपथ ली। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की बात कही। पहला प्रश्न उठा टोल प्लाजा से जुड़ा। ये बात होनी थी, तब तक विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हुआ और डिमांड उठी गौतम अडानी पर लगे आरोपों की जांच हो और इस पर सदन में चर्चा हो। हंगामा नहीं रुका, सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई, फिर हंगामा हुआ। अब वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा की मांग उठी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हंगामा का क्या तुक है। हंगामा फिर भी जारी रहा और सदन को 29 नवंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब राज्यसभा का हाल लेते हैं। यहाँ की तस्वीरें कुछ खास अलग नहीं रही। सदन शुरू होते ही अडानी वाले मुद्दे पर वहां भी हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। इसके बाद मौका आया जब कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और सभापति धनखड़ के बीच बहस हुई। देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अडानी का 2300 करोड़ का प्रकरण है। इसमें गंभीर है, सरकार को जवाब। नथिंग इज गोइंग रिकॉर्ड। नहीं। The House stands adjourned to meet at 12 noon today. हंगामा बढ़ा, सदन 1 घंटे के लिए स्थगित हुआ। 12 बजे फिर कार्रवाई शुरू हुई, फिर हंगामा, फिर से अगले दिन तक के लिए कार्रवाई के स्थगन का आदेश आया। अगली सुर्खी एक आतंकवादी के प्रत्यर्पण से जुड़ी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी यानी इंटरपोल की टीम के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी की अफ्रीकन देश रवांडा से भारत में प्रत्यर्पण कराने में सफलता हासिल की। आतंकवादी का नाम सलमान रहमान खान। आरोप, सलमान ने साल 2023 में बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई की। घटना के वक्त सलमान पर मुकदमा लिखा गया, लेकिन वो फरार हो गया। अगस्त 2024 में इंटरपोल ने एनआईए और सीबीआई के आग्रह पर सलमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। फिर कुछ ही दिनों बाद उसे रवांडा में ट्रेस किया गया और बाद में तमाम एजेंसियों के आपसी सहयोग के बाद उसे हिरासत में लिया गया और आज
28 नवंबर को एनआईए के अधिकारी सलमान को रवांडा से भारत ले आए। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यूपी पुलिस की जमकर क्लास लगाई। ये पूरा मामला फर्रुखाबाद के रहने वाले अनुराग उर्फ डब्बन दुबे नामक व्यक्ति से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक अनुराग को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी, लेकिन यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वजह से उस पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुराने मामले की जांच में शामिल नहीं हो पा रहा था। अनुराग ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूपी पुलिस ताकत का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनने की जरूरत है। इस पर यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील राणा मुखर्जी ने कहा, आरोपी मामले की जांच में शामिल नहीं हो रहा है। इस पर बेंच ने कड़ी टिप्पणी की। वो इस वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनके खिलाफ एक और झूठा मुकदमा लिखकर अरेस्ट कर लेंगे। आप अपने डीजीपी को बता दीजिए, अगर अनुराग को छुआ तो हम डीजीपी के खिलाफ ऐसा आदेश पास करेंगे जिसे वो ताजिंदगी याद रखेंगे। हर बार आप एक नई एफआईआर के साथ सामने आते हैं, रजिस्ट्री करवाकर जमीन खरीदने वाले के खिलाफ भी आप जमीन के कब्जे का केस लिख देंगे क्या? इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि अनुराग दुबे जांच में सहयोग करें, लेकिन अदालत की अनुमति के बिना उन्हें अरेस्ट न किया जाए। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।